सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज अब नहीं बनना चाहते। क्या रही वजह इसके पीछे, सुब्रमण्यम साहब से जानते हैं। गोपाल जी, आपने ऐसी चिट्ठी लिखी है, क्या वजह रही? सब लोग जज बनना चाहते हैं, आप नहीं बनना चाहते? देखिए, मैं जब छोटा था और मैं अपने पिताजी के साथ सुप्रीम कोर्ट जाता था, तब मैंने बहुत बड़े बड़े जजेस में देखता था कि वो कैसे आते हैं। बचपन में मेरी आशा तो थी कि हम एक दिन जज बने। यदि मैं कहूँगा कि मेरे अंदर कभी ये आशा नहीं थी तो बिल्कुल गलत होगा। द्वितीय बात यह है कि जज बनने के लिए हमारे पास पहले भी अवसर आए थे, हम उसको स्वीकार नहीं कर पाए। इस बार हमने स्वीकार किया क्योंकि हम जो प्रमुख न्यायमूर्ति लोढ़ा साहब जो हैं, उनके प्रति हमारी अपार श्रद्धा भी है और कोलिजियम के प्रति, सबके प्रति, और मुझे बहुत अच्छा लगा और हमने हाँ कहा। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि इस निमंत्रण के पश्चात और हमारे स्वीकृति के पश्चात ऐसे चिन्ह और इस तरह की बातें उछाली जाएंगी कि भाई किसी व्यक्ति के मन में कभी भी तनिक सा ऐसे संदेह नहीं होना चाहिए कि भाई जो आदमी जा रहा है जज बनने के लिए वो निष्कलंक दिखना चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि निराधार रूप में लोगों ने जो है आक्रमण किया, लेकिन क्या है कि एक जीवन में ये सब होता ही है। लेकिन वो होने पर भी हमें जो निर्णय लेना चाहिए वो निस्वार्थ रूप से लेना चाहिए। ये अवश्य हुआ है कि हमारे परिवार में इसके कारणवश वेदना बहुत हुई है, लेकिन मैंने सोचा कि हम अपना पक्ष जब तक अपने आप को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, हम किसी को कह भी नहीं पाएंगे। आप समझ गए? मैं कैसे कह पाऊंगा कि साहब स्विमिंग पूल में हम गए ही नहीं, कैसे कह पाऊंगा? ये निराधार है। और मुझे दुख हुआ कि इस तरह की चेष्टाएं की जा रही हैं, और मैं चाहता हूं कि गौरवता के साथ पुनः जो विचार है और एक तरह की आंतरिक संवेदना से ये सरकार, हम उनसे यही आग्रह करते हैं कि ऐसे आगे किसी के साथ मत कीजिए। हम तो जा रहे हैं और हम सहर्ष जा रहे हैं, हमारे अंदर किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। लेकिन यदि आप ऐसे सोचेंगे ये गलत है। और कोई और व्यक्ति, कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे ग्लानि सहन भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आचरण में यदि समझ लीजिए कोई व्यक्ति आपको लगता है कि भाई इस योग्य नहीं है, आप उसके सामने जा सकते हैं, पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। कभी कभी गलत फहमियाँ इतनी होती हैं, और हमारे देश में तो गलत फहमियाँ को फैलाने के लिए तो कम साधन नहीं है, तो इसलिए यही सही होता। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो बहुत ही सहर्ष होकर इसको त्याग कर रहे हैं। लेकिन हम प्रार्थना अवश्य करते हैं सब लोगों से कि न्याय करने की जो प्रक्रिया है ये सरकार की दोस्ती नहीं है। न्याय करने की प्रक्रिया है निरीक्षण की। निरीक्षण करना जो है अपने आप में एक विचार और विमर्श है। उस विचार और विमर्श के लिए जो प्रकाश आवश्यक है वो एक न्यायमूर्ति के अंदर होना ही चाहिए। ये गुण जो हैं, मित्रता या समझ लीजिए सहजता या समझ लीजिए एकाकीकरण से अलग है। और मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले सालों में मैं ये जो है मैं देख रहा हूँ कि सरकार चाहती है कि ऐसा व्यक्ति हो जो हमको कभी बाधा नहीं पहुँचाए, हमको बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं दे। ये सोचना आप अपने आप को ही कमज़ोर कर रहे हैं। और जो व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति दूसरे तरफ है, मैं आपको कह सकता हूँ उससे आपको हमेशा सही निर्णय ही मिलेगा। सही निर्णय कभी कभी कटु भी हो सकता है, वो हो सकता है कि वो आप ना चाहते हो, लेकिन ये स्वीकृति करने की क्षमता हमारे अंदर होनी ही चाहिए। मैं आपसे यही समझना चाहता हूँ कि जो आपने अपने आखिरी वाक्य में कह भी दिया कि सरकार को मित्र चाहिए, कुछ ऐसा माहौल बन गया है। आप मित्र जैसे नज़र क्यों नहीं आते हैं? क्या वजह है? क्यों आपके साथ ही ऐसा हुआ? ऐसे है कि मैं कभी भी किसी के मित्र नज़र नहीं आया हूँ। मैं किसी भी सरकार में ये मेरा अभाव रहा है। दूसरा जो है, मैंने अपने 34 साल में मैं थोड़ा सा अलग रहा हूँ।
मैं ज़्यादा लोगों से मिलता नहीं हूँ। मेरी जो अपनी अधिकार क्षेत्र है या कार्य क्षेत्र है कह लीजिए, सीमित रही है, और मुझे कार्य में ही अपना पूरा समय लग जाता है। और जब कार्य नहीं होता है तो और किताबों को पढ़ने में जो है उसमें रुचि होती है। बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये सोहराबुद्दीन केस चल रहा था तो एडिशनल एडवोकेट जनरल अभी मैं बहुत खुश हूँ कि आज वो क्या है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने हैं, तुषार मेहता जी, और वो आए थे। तो मैंने उनसे कहा हंसते हंसते कि मेहता जी, आपने कभी अपने मुख्यमंत्री की कभी किताबें पढ़ी हैं, बताइए हिंदी में। तो वो चौंक गए एकदम। उन्होंने कहा साहब मैंने एक दो तो कुछ आइडिया है। तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं तो हिंदी पढ़ता हूँ, मुझे हिंदी भाषा में भी बहुत रुचि है, तो मैंने किताबें भी पढ़ी हैं, और इसीलिए मैं किसी व्यक्ति को हम बहुत ही शीघ्र उसकी मर्यादा का उल्लंघन करने में से अपने आप को असमर्थ पाते हैं। और कई हमको अच्छी मतलब गद्य में पद्य में बहुत अच्छी वो भी दिखी। तो देखिए, इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, अब भाई समझ लीजिए कोई व्यक्ति सोच रहा है मैं किसी के खिलाफ हूँ, उसको मालूम ही नहीं होगा कि भाई मैं तो मैंने मतलब हमारा दृष्टिकोण और कुछ हो सकता है। ये परसेप्शन की प्रॉब्लम है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा थोड़ा बहुत अलग रहता है, अलूफ रहता है, उसके ऊपर गलतफहमी हो सकती है। मैं यही आपसे समझना चाहता हूँ, मित्र ना नजर आना इतना बड़ा अवगुण नहीं होता है जितना बड़ा अवगुण होता है शत्रु नजर आना। ऐसा लगता है कि आप शत्रु नजर आए। सोहराबुद्दीन केस में जो अमाइकस क्यूरी के तौर पे आपकी भूमिका थी, आप समझते हैं कि ये वजह रही है कि आपको शत्रु की तरह देखा गया? ऐसे है कि हमारा व्यवहार कभी किसी भी समय शत्रु जैसे था ही नहीं। इन 34 साल में मैं आपको कह सकता हूँ, यदि मेरे अंदर कभी ऐसी भावना आई हो तो हम इस अधिवक्ता के रूप में रहने के योग्य ही नहीं है। आप समझ लीजिए, राग और द्वेष को जब तक परित्याग करके आप न्याय की जो खोज में नहीं लगते, तब तक आप समझ लीजिए आप एक अधिवक्ता का सही रूप कभी भी निभा नहीं पाएंगे। क्योंकि जो भी सूक्ष्म तत्व होता है लॉ में, वो हमेशा तभी प्रदर्शित होता है जब आपके अंदर न राग हो न द्वेष हो। तो इसलिए मुझे खेद है यदि किसी को ऐसे लगा कि हमारे अंदर कोई शत्रुता की कोई लक्षण थे। हाँ, कभी कभी हम ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, भाई वो तो ठीक है, हम लोग तो अधिवक्ता हैं, हम लोग तो कभी कभी आवाज़ में बोलते, कभी कभी एम्फेटिकली बोलते हैं, लेकिन हमारे मन में या हृदय में कभी शत्रुता नहीं। हम नहीं समझते कि हमने कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे शत्रुता प्रतीत हो। लेकिन मुझे समझ में ये भी आता है कि जैसे एक अधिवक्ता अपने आप की समीक्षा करता है, वैसे जो लोग पीछे बैठते हैं उसकी समीक्षा वैसे नहीं करते हैं। तो हो सकता है कोई अधिकारी थे जिनको लगा कि साहब ये तो बिल्कुल हम लोगों के एकदम खिलाफ जा रहे हैं, ऐसे भी होता है। लेकिन ये जो है ये इसमें सत्य नहीं है। तो इसीलिए कभी कभी पुनः निरीक्षण, मैं कहूँगा कि पुनः निरीक्षण एक बहुत बड़ी मतलब तर्क और मीमांस में इसके बारे में बहुत उल्लेख है। पुनः निरीक्षण आवश्यक रहता है, और इसी को हम लोग आत्मनिरीक्षण भी कहते हैं। ये सरकार को आप सलाह दे रहे हैं पुनः निरीक्षण की? नहीं, मैं अपने आप के साथ पुनः निरीक्षण कर रहा हूँ। मैं अपने आप के साथ पुनः निरीक्षण कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी ने, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि भाई आपके अंदर कोई त्रुटि है, तो मैं इसको ऐसे ही नहीं मतलब कर रहा हूँ। हो सकता है कि अदृश्य रूप में कहीं हो। ये तो मैं अपने आप, देखिए जो भी हम कहते हैं मैं अपने आप के साथ ही शो करता हूँ। हाँ, लेकिन मैं आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहता हूँ कि जो बातें कही गई, जो बातें आपके खिलाफ सामने निकल कर आई, जिन्हें वजह बताकर एक तरह से आपके जो आपको जो पद मिलने जा रहा था उसमें सरकार ने रोकने की कोशिश की, उन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? कोयला घोटाले में किसी से मिलना, सोहराबुद्दीन मामले में नीरा राडिया। अरे सुन लीजिए, सब निराधार है। मैंने आपको इसकी बहुत विवेक वो कर दिया है, निराधार है। और समझ लीजिए
मैं आज 2014 में हूँ। ये सब बातें किस पीरियड की है? पार्लियामेंट अटैक कब? 2001। पार्लियामेंट अटैक में उस केस को छोड़ के मैं और कोई केस बहस नहीं करता था। आप समझ लीजिए कि भाई पद्मनाभ स्वामी मंदिर, वो रिपोर्ट में एक अमाइकस क्यूरे में, भाई ठीक है हमने संस्कृत में एक श्लोक लिख दिया, तो आप समझ रहे हैं कि वो बहुत बड़ा पाप है। यदि भाई संस्कृत में कोई काव्य की रचना करता है तो मैं तो बहुत ही हैरान हूँ कि भाई कोई व्यक्ति आध्यात्म के ऊपर भी, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। मैं तो क्या आप समझ रहे हैं कि भाई आध्यात्म क्या इतनी नकारात्मक ऐसा शब्द है कि उसके ऊपर कोई व्यक्ति इतनी सरलता से ये कहे? अब भाई कोई व्यक्ति समझ लीजिए कि ईश्वर के प्रति एक स्तोत्र बनाता है, क्या स्तोत्र बनाना क्या बहुत बड़ी कोई अपराध तो नहीं? नीरा राडिया से आपके करीबी संबंध रहे हैं? नहीं, ये सत्य नहीं है। मैंने आपको समझा दिया है और मैंने पहले भी कहा है। भाई एक बार उनका कोई केस था, उनका एक बच्चा था, उसकी अबडक्शन हो गई, वो आई थी जूनियर एडवोकेट, मेरे ख्याल में तब मुझे याद नहीं, उदय ललित साहब कोई थे। हम तो गए थे दिल्ली हाई कोर्ट में, हमने बहस की, फिर समाप्त हो गए, फिर हम ASG बन गए। उसके बाद तो 2005 हम बने थे, 5/8/2005 हमने त्यागपत्र दिया, 13 जुलाई 2011। उस बीच में एक भी बार वो हमसे मिलने नहीं आए, एक भी बार मिलने नहीं आए। ये तो हमने अनायास जो स्विमिंग पूल का कहा, हमने आपको बता दिया है कि भाई वो तो क्या कहे, वो ना मेंबरशिप भी मिली, ना मेंबरशिप लिया, ना तैराकी भी की। शायद तब तैराकी कर लेते तो ठीक रह जाते। मेरा आखिरी सवाल है, आपने अपना नाम हटा लिया है जजशिप से, भविष्य के लिए आप क्या चाहेंगे? आपने जो ये कदम उठाया है उसके बाद उसका क्या परिणाम आपको अपेक्षा है कि वो देखने को मिले तो आपको खुशी होगी? मुझे जो सबसे बड़ी खुशी होगी कि जो एग्जीक्यूटिव सरकार है और न्यायपालिका है, इन विषयों पर गौर करने की आवश्यकता है। क्योंकि गरिमा जो है ये इतनी जल्दी किसी की बिगड़नी नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं, जब तक न्यायपालिका अपने सदस्यों की संरक्षण नहीं कर सकती है तो वो बहुत ही बलहीन और दुर्बल हो जाएगी। और ये बहुत ही आवश्यक है, मेरे विचार में ये बहुत ही आवश्यक है। जहाँ तक सरकार है, उसको समझना चाहिए कि जो न्यायपालिका है उसके साथ हमेशा दूरी ही होनी चाहिए। ये दूरी भी बहुत आवश्यक है। एक आदर एक अलग बात होती है, दूरी अलग बात होती है। दूरी हमेशा सही रहता है, लेकिन ये क्या है कि ये समय से लोग समझ पाते हैं। मैं किसी को दोष नहीं दे सकता समय से, क्योंकि अब समझ लीजिए भाई एक व्यक्ति ने एक प्रांत में देखा हो कि भाई यही तरीका है कि सबके साथ वो एक ही फिलॉसफी होती है, लेकिन ये समय से आदमी समझता है नहीं। हमारे संविधान में पृथकता हमेशा होनी ही चाहिए, कोई भी ऑर्गन में, ये आवश्यक है। तो गोपाल सुब्रमण्यम साहब खुलकर किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं जो परिस्थितियां बनी हैं उसके लिए, लेकिन इशारों में इतना ज़रूर कहा कि ये मित्र जैसे नज़र नहीं आते, शायद इसका खामियाजा इन्हें उठाना पड़ा है। निपुण सहगल, ABP न्यूज़, दिल्ली।